अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप ठीक ठाक होगे और अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होगे। क्लास 11 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 स्केलर्स एंड वेक्टर्स हम लोग पढ़ रहे थे और आज की क्लास में कोशिश करेंगे कि इसको वाइंड अप करा जाए। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले हमने वेक्टर्स की तमाम बेसिक्स देखी कि वेक्टर्स कितनी टाइप के होते हैं, वेक्टर्स होते क्या हैं, स्केलर्स और वेक्टर्स में क्या फ़र्क है। फिर वेक्टर की हमने डिफरेंट टाइप्स पढ़ी। फिर हमने ये देखा कि भाई वेक्टर को ऐड करने के अलग तरीके होते हैं। वेक्टर स्केलर की तरह 2 × 2 4 नहीं होता। यानी कि अगर आपके पास एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 2 है, एक और वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 3 है, एक का मैग्नीट्यूड 2 है, एक का मैग्नीट्यूड 3 है, तो इनका आंसर 5 नहीं आएगा ऐड करने पे। इनका आंसर 1 से लेके 5 तक कोई भी वैल्यू हो सकती है। ये सब हमने बहुत तफसील से वेक्टर एडिशन में पढ़ा और उसके अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट और अच्छे अच्छे एमसीक्यूज बनाए जो हमसे पूछे जाते हैं एमडी कैट, ई कैट में या हमारे बोर्ड के एग्जाम में। ठीक है, फिर जनाब हम आगे बढ़े और हमने देखा कि वेक्टर्स को अगर वेक्टर से मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या होता है। तो हमने देखा कि अगर वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर में या तो स्केलर आएगा या वेक्टर आएगा। तो अगर वेक्टर वेक्टर से मल्टीप्लाई हो रहा हो और आंसर में एक अदद स्केलर आ रहा हो तो ऐसे प्रोडक्ट को जनाब हम कहा करते थे डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट। उसका फॉर्मूला हमने देखा a डॉट बी इक्वल्स ए बी कॉस ऑफ थीटा। देन उसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखी, देन उसकी डेरिवेशंस करी और देन उसके हमने एप्लीकेशंस, न्यूमेरिकल क्वेश्चन, मतलब अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट को हिला दिया। ऐसे ही था। फिर हमने लास्ट लेक्चर के अंदर एक नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया वेक्टर मल्टीप्लिकेशन का, जिसमें हमने ये बात करी कि अगर आप एक वेक्टर को किसी दूसरे वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हो और आंसर में एक अदद तीसरा वेक्टर आ जाए, यानी कि आपने वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई किया और आंसर में भी क्या आ गया, वेक्टर आ गया, तो ऐसे प्रोडक्ट को हम नाम देते हैं जनाब किसका, वेक्टर प्रोडक्ट का, या इसी को हम कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। यही पढ़ा था हमने। फिर हमने इसका फॉर्मूला देखा था कि भाई साहब a क्रॉस b का जो फॉर्मूला होता है वो बराबर है किसका, a b साइन थीटा u कैप, या यहां पे मैंने कहा था n कैप भी लिखा मिल सकता है। फिर हमने पिछले लेक्चर के अंदर इसकी पूरी तफसील पढ़ी थी अच्छे तरीके से कि भाई ये क्या है, ये क्या है, ये क्यों है, ये क्या है, कैसे है, सब पढ़ा था और पूरे कॉन्सेप्ट्स A to Z हमने पढ़ लिए थे। आज की क्लास में हमने क्रॉस प्रोडक्ट के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करना सीखने हैं कि इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट से कैसे कैसे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और क्रॉस प्रोडक्ट की फिजिकल सेंस, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या है वो हमने पढ़नी है। तो अगर आपने इसका प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा हुआ जिसमें मैंने क्रॉस प्रोडक्ट की बेसिक्स बताई हैं तो समझने में मुश्किल होगी। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जाके इसी की प्लेलिस्ट में इससे पीछे वाला लेक्चर, ये लेक्चर नंबर 17 है, जो इससे प्रीवियस लेक्चर है लेक्चर नंबर 16, वो आप देख लीजिएगा। छोटी सी वीडियो है 1 घंटे की, उसके अंदर मैंने पूरा क्रॉस प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट बिल्कुल तफसील से समझाया हुआ है। वरना यूट्यूब पे सिंपल टाइप कर देना क्रॉस प्रोडक्ट बाय बिलाल से, आपको मिल जाएगा। शुरू करें, चलो हेडिंग लगा लो भाई, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, अच्छा वही वाला काम करना है भाई। देखो, जब आपको बोला जाए कि आपने कोई सवाल खुद से अटेम्प्ट करना है तो आपने पहले सवाल खुद से अटेम्प्ट करना है, ठीक है, और उसके बाद आपने देखना है। अच्छा भाई चलो, अब हमें एक बात पता चल गई कि क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है। अगर आप एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर में भी एक अदद क्या आ रहा होता है, वेक्टर आ रहा होता है। ऐसे प्रोडक्ट को हम क्या नाम देते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट। और हमने ये चीज़ पढ़ी हुई है ऑलरेडी कि हमारे पास जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है इसमें एक हमारा एक्स एक्सिस होता है, एक हमारा वाई एक्सिस होता है और एक हमारा जेड एक्सिस होता है। और ये हमारा रेफरेंस पॉइंट होता है जिसको हम ओरिजिन कहते हैं। कोई भी चीज़ ओरिजिन से हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे मूव करती है तो इसको हम आई कैप के जरिए शो करते हैं। कोई भी चीज़ अपवर्ड डाउनवर्ड मूव करती है यानी कि वाई के अलोंग, इसको हम जे कैप से शो करते हैं। इसी तरह कोई भी चीज़ आउट ऑफ द प्लेन मूव करेगी। आउट ऑफ द प्लेन का मतलब क्या है, ऐसे यहाँ से बाहर आ रही होगी, अंदर जा रही होगी, तो इसको हम के कैप से शो कर रहे होते हैं जेड एक्सिस के अलोंग। यानी कि आई कैप, जे कैप, के कैप हमारे पास क्या थे, दे आर रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर्स। आई कैप का काम क्या है, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन को शो करना, जे कैप का काम क्या है, वाई की डायरेक्शन को शो करना, और के कैप का काम क्या है, जेड की डायरेक्शन को शो करना। ठीक है, चलो अब सीधा सीधा सवाल की तरफ चलते हैं।
मिसाल के तौर पे हमें कहा जा रहा है कि भाई एक वेक्टर आपको दिया हुआ है 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 6k कैप। इसी तरह आपको एक वेक्टर b दिया हुआ है 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस k कैप। आपको कहा जा रहा है भाई साहब आपने क्या करना है, आपने a क्रॉस b मालूम करना है। क्या मालूम करना है आपने? a क्रॉस b मालूम करना है। अब a क्रॉस b मालूम करने का आपको डायरेक्टली तरीका सिखा रहा हूं यहां पे। उससे पहले अगर मैं एक चीज़ आपको रिवाइज करा दूं जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, प्रीवियस लेक्चर में हम ये बात कवर कर चुके हैं। i क्रॉस i हो या j क्रॉस j हो या k क्रॉस k हो, इनका आंसर 0 होता है। क्यों भाई? क्योंकि जो आपका क्रॉस प्रोडक्ट है ना भाई, इसका जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन था वो क्या था? वो था a क्रॉस b बराबर है ए बी साइन थीटा यू कैप के बराबर है। ऐसे ही है। अब क्रॉस प्रोडक्ट किस पे डिपेंड कर रहे हैं? यहाँ साइन थीटा पे डिपेंड कर रहा है। ये चीज नजर आ रही है? क्रॉस प्रोडक्ट किस पे डिपेंड कर रहा है? साइन थीटा पे डिपेंड कर रहा है। और हमें ये बात अच्छे से पता है कि अगर थीटा का वैल्यू 0 डिग्री है या थीटा का वैल्यू 180 डिग्री है, दोनों केसेस के अंदर साइन थीटा क्या होता है? 0 होता है। यानी कि अगर आपके पास दो वेक्टर्स आपस में पैरेलल हैं या दो वेक्टर्स आपस में एंटी पैरेलल हैं, तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा क्या आएगा? 0 आएगा। ये चीज हमने बहुत तफसील से बात की थी, नहीं तो अब देख लो। आई वेक्टर एक्स एक्सिस के लिए, दूसरा भी एक्स के लिए, तो आई क्रॉस आई 0 क्योंकि पैरेलल वेक्टर्स हैं। जे क्रॉस जे 0, के क्रॉस के भी क्या आ गया? 0 आ गया। फिर हमने ये भी पढ़ा था कि हमारे पास जो आई क्रॉस जे है, पूरी तफसील से राइट हैंड रूल से पढ़ना सिखाया था। आई क्रॉस जे के बराबर होता है। इसी तरह जे क्रॉस के जो होता है वो आई के बराबर होता है। इसी तरह के क्रॉस आई जो होता है वो जे के बराबर होता है। और इसके लिए हमने ये सर्कल भी याद रखना सीखा था, जिसके अंदर हमारे पास कुछ इस तरह से मूवमेंट थी। ये आई कैप था, ये जे कैप था, ये के कैप था। आई क्रॉस जे के बराबर, जे क्रॉस के आई के बराबर, के क्रॉस आई जे के बराबर। पढ़ा था हमने, ये सब चीज़ें ऑलरेडी डिस्कस कर ली थी। ठीक है बेटे, हमने ये वाली बात की थी कि हमारे पास आई क्रॉस जे के बराबर होता है। इसी तरह हमारे पास जे क्रॉस ए आई के बराबर होता है। इसी तरह हमारे पास के क्रॉस आई जो होता है वो जे के बराबर होता है। ठीक है, चलो अब देखो भाई, सबसे पहले हम लोग जो तरीका सीख रहे हैं ना, वो हमारे पास है ट्रेडिशनल मेथड। ट्रेडिशनल मेथड क्या है? बेसिकली ट्रेडिशनल मेथड बोले तो कि जो आप में से बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं ना, जो बोर्ड के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप यही तरीका फॉलो करोगे जब आप इसको अपने बोर्ड के पेपर में अटेम्प्ट कर रहे होगे। ठीक है, जो आपका एक 3x3 का मैट्रिक्स वाला तरीका है, ए क्रॉस बी मालूम करने का तरीका कार क्या है? देखो, आपने इस तरीके से मॉड बार्स बनाई यहाँ पे, आई कैप, जे कैप, के कैप। पहला वेक्टर जो भी है कौन सा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? पहला वेक्टर ए। तो आप बोलोगे भाई ए मेरा पहला वेक्टर है और बी मेरा सेकंड वेक्टर है। ए फर्स्ट वेक्टर है, बी सेकंड वेक्टर है। तो आपने पहले वेक्टर के कोफिशिएंट्स यहां लिख दिए। कोफिशिएंट से क्या मुराद है? आई के पीछे, जे के पीछे, के पीछे जो भी कुछ है साइन के साथ। आई के पीछे क्या है? 3, जे के पीछे क्या है? 4, के पीछे क्या है? 6। पहले वेक्टर के कोफिशिएंट्स लिख दिए। अब दूसरे के कोफिशिएंट, आई के पीछे 2, जे के पीछे 4, के पीछे 1, कुछ नहीं है। इसका मतलब क्या है? यहाँ पे 1 है। इस तरीके से आपने लिखना है। ठीक है, हमेशा पहले आपके पास फर्स्ट वेक्टर के कोफिशिएंट्स आएंगे, देन आपके पास दूसरे वेक्टर के कोफिशिएंट्स आएंगे। यानी कि अगर मैं आपको बोलता कि बी क्रॉस ए मालूम करना है, तो यहां पे बी के कोफिशिएंट्स आते और यहां पे ए के कोफिशिएंट आते। अब करना है क्या है भाई? इस मैट्रिक्स को हमने एक्सपेंड करना है 3x3 की डिटर्मिनेंट से। कैसे करना है अभी सब सिखा रहे हैं आपको। देखो, सबसे पहले आपने आई कैप को लिखा और इसको एज इट इज लिख दिया, माइनस जे कैप देन इसको एज इट इज लिख दिया, प्लस के कैप देन एज इट इज। ये बेसिकली हम क्या कर रहे हैं? हम 3x3 की, 3x3 किस सेंस में? 1 2 3, 3 रोज, 1 2 3, 3 कॉलम। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि 3x3 की डिटर्मिनेंट है। कैसे? 1 2 3, 3 रोज है, 1 2 3, 3 कॉलम्स हैं, तो 3x3 की डिटर्मिनेंट हो गई। 3x3 को एक्सपेंड करके 2x2 में लेकर आ रहे हैं। सर यहां माइनस क्यों आया? सब बता रहे हैं, हौसला आराम से। देखो बेटे, जब भी आपकी 3x3 की डिटर्मिनेंट एक्सपेंड होती है ना, तो वो ऑल्टरनेट साइंस के साथ होती है। ऑल्टरनेट साइन बोले तो आई के साथ यहां क्या लगाया मैंने? प्लस,
यहां क्या लगाया माइनस, फिर क्या लगाया प्लस, समझ आ गई। ऑल्टरनेट साइन, प्लस माइनस प्लस, पहला प्लस फिर माइनस फिर प्लस, क्लियर है। अगर 4/4 होती तो प्लस माइनस प्लस फिर क्या आता आगे माइनस, आएगी नहीं हमारे कोर्स में, कभी टेंशन नहीं लो। अब क्या करना है भाई, आई का कॉलम और आई की रो छोड़ देनी है। आई के कॉलम से क्या मुराद है, आई का कॉलम ये है, सही है, आई का जो रो है वो ये है, ये छोड़ दिया आपने आई का कॉलम आई का रो, क्या बचा यहां पे 4 6 4 1, क्लियर है। अब इसी तरह से आपने जे का कॉलम और जे की रो छोड़नी है। देखो जरा यहां पे, देखो गौर से देखो। अब मुझे क्या करना है, जे का कॉलम, यानी कि जे का कॉलम यही होगा और जे की रो यही वाली होगी ऊपर वाली। क्या बच रहा है, ये जे का कॉलम, जे की रो गई 3 6 2 1, तो 3 6 2 1 ये भी चला गया यहां पे हमारे पास, सही है भाई। इसमें एलिमेंट्स को पुट करना ही मेन कमाल है। अब के का कॉलम के की रो छोड़ दी तो क्या आएगा 3 4 2 4 3 4 2 4। अरे भाई के का कॉलम गया, के की रो गई, रो तो हर दफा यही जा रही है, के का कॉलम गया तो 3 4 2 4 यहां आ गया, क्लियर है भाई। अब ये आपके पास बन गई 2/2 की डिटर्मिनेंट। 2/2 की डिटर्मिनेंट आपने पहले निकालना सीखी होगी, नहीं तो मैं सिखा देता हूं अभी। देखो 2 1 3 4 मिसाल के तौर पे ये 2/2 की डिटर्मिनेंट आपने सॉल्व करनी है। कैसे क्या करते हैं इसे हम, बेटे क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 2 4 का क्या होता है 8, 3 1 का क्या होता है 3, ये माइनस साइन आता है फॉर्मूले का। जब आप 2/2 की डिटर्मिनेंट निकालते हो तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होती है, 2 4 8 3 1 3, ये माइनस साइन किसका आता है फॉर्मूले का। यानी कि इसका जो आंसर है वो क्या आ रहा है 8 - 3 कितना हो रहा है 5। देखो फिर रिपीट कर रहा हूं, 4 1 4 4 6 4 1 4 एज इट इज, 4 6 24, माइनस साइन फॉर्मूले का। ये माइनस साइन कहां से आ रहा है फॉर्मूले का आ रहा है, ठीक है। इसको मैंने एक ब्रैकेट में कर दिया और बाहर क्या आ गया मेरे पास आई कैप, माइनस का जे। वापस देखो अगर अभी भी मसला है, 3 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 3 1 3 माइनस फॉर्मूले का 2 6 12 प्लस का के कैप, 3 4 12 माइनस फॉर्मूले का 4 2 8, क्लियर हो गया भाई साहब। सिंप्लीफाई करो, 4 - 24 प्लस का 4 माइनस का 24, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, साइन बड़े का आएगा, बड़ा कौन है 24, यानी कि माइनस का 20 आई कैप। भाई प्लस माइनस माइनस, 24 में से 4 गया 20 आ गया, माइनस का जे कैप ब्रैकेट में क्या है 3 माइनस का 12 प्लस माइनस माइनस, साइन माइनस का आएगा क्योंकि 12 बड़ा नंबर है, 12 में से 3 गया तो 9 बच गया, प्लस का के कैप 12 माइनस का 8, 12 - 8 कितना होता है भैया 4 होता है। सिंप्लीफाई कर लो, माइनस का 20 आई कैप, माइनस माइनस जा प्लस 9 जे कैप प्लस 4 के कैप, यानी कि इसका जो क्रॉस प्रोडक्ट निकल के आ रहा है ए क्रॉस बी का, वो हमारे पास ये आ रहा है माइनस का 20 आई कैप प्लस का 9 जे कैप प्लस का 4 के कैप। क्लियर हो गया भाई साहब, ये हमारे पास इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकल के आया है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, देन एक और सवाल हम करेंगे, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट के जो मेन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं वो क्रॉस प्रोडक्ट निकालना सीखना ही है। बाकी सारी चीजें 3-4 तरह के और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, वो सारे हम इसी की मदद से कर रहे होते हैंगे, ठीक है। चलो देखो जरा, सबसे पहले काम क्या किया आपने, आपको जब ए क्रॉस बी निकालना था आपने अपनी 3/3 की एक डिटरमिनेंट बना ली, यहां पे सीख लिया हमने। पहले आई कैप जे कैप के कैप आ गया, फिर पहले वेक्टर के कोफिशिएंट्स देन दूसरे के कोफिशिएंट्स, फिर आई कैप बाहर लिखा, आई का कॉलम आई का रो चला गया, एक 2/2 की डिटरमिनेंट, फिर माइनस जे कैप बाहर लिखा, जे का कॉलम जे की रो चली गई, 2/2 की डिटरमिनेंट आ गई, फिर आ गई, और आपने उसके बाद सिंप्लीफाई करा, क्रॉस मल्टीप्लाई करा, माइनस फॉर्मूले का पुट करा, सिंप्लीफाई किया तो ये आंसर हमारे पास आ रहा है। क्लियर है। चलो एक और सवाल करते हैं जरा हम लोग। मिसाल के तौर पे आपको कहा जा रहा है एक वेक्टर बी आपको दिया हुआ है 3 आई कैप माइनस का 2 जे कैप प्लस का 9 के कैप। एक वेक्टर आपको दिया हुआ है, लेट्स से वेक्टर ए दिया हुआ है हमें 2 आई कैप प्लस का 2 जे कैप और आगे कुछ नहीं दिया हुआ, ठीक है। चलो भाई, अब आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने वीडियो को पॉज करना है और इस सवाल को खुद से अटेम्प्ट करना है। क्लियर है। उसके बाद सॉल्यूशन देखना। क्लियर है। चलो 1 2 3
मालूम क्या करना है आपने इसमें बी क्रॉस है। सर हमें कैसे पता चलता है ये बात? चलो नहीं, मैं बताना भूल गया था, अब दोबारा वीडियो को पॉज करो, अब सॉल्व कर लो। ठीक है, क्या करा आपने भाई? वही 3/3 की डिटरमिनेंट बनाई, आई कैप, जे कैप और के कैप। पहला वेक्टर कौन सा है? बी, उसके कोफिशिएंट साइन के साथ। आई के पीछे क्या है? +3, जे के पीछे क्या है? -2 आ जाएगा इधर, के पीछे क्या है? 9 आ गया, 9। ठीक है, इसको बिल्कुल इसके नीचे लिख दो। अच्छा, ए के कोफिशिएंट, क्योंकि ए दूसरा वेक्टर है, आई के पीछे क्या है? 2, जे के पीछे क्या है? 2, के पीछे क्या है? कुछ भी नहीं। तो बेटा के खुद भी तो नहीं है यहाँ पे, जब के खुद भी नहीं है तो इसका मतलब यहाँ क्या आएगा? 0 आएगा। क्लियर है? के खुद भी नहीं है तो क्या आएगा? 0 आएगा। क्लियर हो गया? आई कैप गया, माइनस का जे कैप, प्लस का के कैप। आई का कॉलम आई की रो चली गई, आई का कॉलम आई की रो चली गई, क्या बचा? -2, 9, 2 और 0। तो -2, 9, 2 और 0। क्लियर है भाई? जे का कॉलम जे की रो गई, 3, 9, 0, 2, 0, 3, 9, 0 और 2, ऐसे ही था, 3, 9, 0 और 2 सेट है। ये भी सही लिखा था, -2, 9, 2, 0 सही था, ये 0 है। ठीक है, अब के का कॉलम के की रो चली गई, 3, -2, 2, 2, 3, -2, 2 और 2। सिंप्लीफाई कर लो अब इसे। आई कैप एज इट इज, 2 0 का क्या होता है? 0, 2 9 का क्या होता है? 18, माइनस का फॉर्मूले का आ गया, माइनस का जे कैप, 3 0 का क्या हो गया? 0, माइनस फॉर्मूले का, 2 9 का क्या हो गया? अगेन 18 आ गया, प्लस का के कैप, 3 2 का क्या हो गया? 6, माइनस फॉर्मूले का आ गया, 2 2 4। लेकिन ये देखो, ये प्लस का 2 है और ये माइनस का 2 है, तो प्लस माइनस माइनस, और 2 2 क्या हो गया भाई साहब? 4 हो गया। कौन सा 4 आया? ये माइनस का 4 आ गया। क्लियर है? माइनस का 4 आ गया ये। अब सिंप्लीफाई करो, 0 में से 18 गया तो माइनस का 18 आई कैप, फिर 0 में से 18 गया तो माइनस का 18 जे कैप, और यहां बाहर भी माइनस है तो माइनस माइनस जा, प्लस का 18 जे कैप, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो 6 + 4 कितना हुआ? 10। तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 10 का के कैप। क्लियर है भाई? देखो ना, माइनस से मल्टीप्लाई हो रहा है तो माइनस माइनस का क्या हो जाएगा? प्लस। तो 6 + 4 कितना हुआ? 10 और 10 के कैप। ये हमारे पास इसका आंसर आ रहा हैगा। क्लियर है भाई साहब? यहां तक कॉपी कर लो ताकि हम आगे चल सकें। ठीक है बेटे, उम्मीद है आपने इसको कॉपी कर लिया होगा। अब इसी सवाल को सॉल्व करने की आपको एक शॉर्ट ट्रिक या शॉर्ट अप्रोच सिखा रहा हूं। उसका फ़ायदा क्या होगा भाई साहब? आपको देखो, उसका फ़ायदा आपको ये होने वाला है कि पेपर में जब आप एमडी गेट या ई गेट का क्वेश्चन सॉल्व करने जाते हो तब अल्टीमेटली आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप आई का कॉलम आई की रो छोड़ो, जे का कॉलम जे की रो, के का कॉलम। उससे ज़्यादा आसान आपको यहाँ पे करना सिखा रहे हैं। क्लियर है? चलो देखो, साथ आ जाओ। मिसाल के तौर पे आपको क्या मालूम करना है? ए क्रॉस बी मालूम करना है। गौर से देखते जाना। पहला वेक्टर कौन सा है? ए के कोफिशिएंट देखो, 3 4 6, 3 4 6। एक बार फिर से 3 4 6। सबसे पहले स्टेप क्या है? आपने पहले वेक्टर के कोफिशिएंट्स 2 बार लिख दिए। अब दूसरा वेक्टर कौन सा है? बी के कोफिशिएंट पढ़ो, 2 4 और 1। तो 2 4 1, फिर से 2 4 1। हो गया भाई? ये आपने वेक्टर ए के और वेक्टर बी के कोफिशिएंट 2 बार लिख दिए। अब इसमें जो आपका पहला कॉलम है और जो आपका आखिरी कॉलम है, ये आपके किसी काम का नहीं है। इसको आपने कर देना है डिस्कार्ड। डिस्कार्ड का मतलब क्या है? ये आपके लिए है बेकार। ये पहला कॉलम आखिरी कॉलम आपके लिए क्या हो गया? बेकार हो गया। अब आपने क्या करना है? अब आपने 2/2 की डिटरमिनेंट निकालनी है। देखो कैसे, ये 4 एलिमेंट लिखे नजर आ रहे हैं। कौन से? 4 6 4 1, 4 एलिमेंट्स दिखे। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, माइनस फॉर्मूले का। ये हम क्या कर रहे हैं? 2/2 की डिटरमिनेंट निकाल रहे हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई और बीच में माइनस किसका आ रहा है? फॉर्मूले का। फिर रिपीट कर रहा हूं, 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, माइनस फॉर्मूले का। अब दोबारा देखो, 6 2 जा 12, 1 3 जा 3, और माइनस कौन सा आ गया? फॉर्मूले का। फिर देखो, 3 4 जा 12, माइनस फॉर्मूले का, 2 4 जा 8। सवाल सॉल्व। 4 - 24 प्लस माइनस माइनस, साइन बड़े का आएगा। 24 में से 4 गया तो 20 बचा, 12 में से 3 गया तो 9 बचा, 12 में से 8 गया तो 4 बचा। ये पहला जो है ये आपके पास आई कैप है, जो दूसरा है ये आपके पास जे कैप है, और जो तीसरा है वो आपके पास के कैप है। देखो पीछे यही आंसर आ रहा था, बिल्कुल यही आंसर आ रहा था। अब इसका फायदा क्या है? क्या कोई
आई का कॉलम आई का रो छोड़ना पड़ा, कोई जे का कॉलम जे का रो छोड़ना पड़ा, कोई के का कॉलम के का रो छोड़ना पड़ा? नहीं छोड़ना पड़ा। क्या ये याद रखना पड़ा कि ऑल्टरनेट साइंस के साथ एक्सपेंशन करनी है, पहले में प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस? कुछ नहीं याद रखना पड़ा, डायरेक्टली आंसर आ गया। क्लियर है? बस ये ध्यान में रखना कि पहला और आखिरी कॉलम डिस्कार्ड करना है, फिर तो वही काम करना है जो उसमें भी करते हैं, 2/2 की डिटर्मिनेंट लेके चल रहे हैं, सिंपल। सर क्या ये हमेशा अप्लाई होगा? हमेशा अप्लाई होगा। अबे केमिस्ट्री थोड़ी है ये जो 2 जगह चलेगा तीसरी जगह फेल हो जाएगा, हर जगह चलेगा ये। क्लियर है? चलो इस सवाल को पहले शॉर्टकट से खुद अटेम्प्ट करेंगे, देन मैं कराऊंगा। वीडियो को पॉज करो और इस सवाल को जिसको मैं B क्रॉस A निकालने के लिए दे रहा हूं, इसके अंदर जल्दी से मालूम करो। ठीक है, चलो कर लिया शॉर्टकट लगा के। चलो अभी भी कोई मसला है, मैं सॉल्व करा रहा हूं, गौर से देखो। B क्रॉस A मालूम करना है। अब पहला वेक्टर कौन सा है जो यहां पहले लिखा हुआ है? B। कोफिशिएंट्स पढ़ो, 3 -2 और 9। 3 -2 एंड 9 साइन के साथ कोफिशिएंट लिए जाते हैं, हमेशा याद रखना। 3 -2 एंड 9। ए के कोफिशिएंट देखो 2 2 और 0, या कुछ नहीं है तो 0, तो 2 2 और 0। भाई अगर यहाँ प्लस के कैप होता या माइनस के कैप होता, यानी कि के कैप लिखा होता और पीछे नंबर नहीं होता तो 1 होता कोफिशिएंट, याद रखना ये बात। लेकिन अभी के कैप भी नहीं है तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 2 और 0, तो पहला कॉलम आखिरी कॉलम डिस्कार्ड कर दिया। अब -2 0 जा 0, माइनस साइन फॉर्मूले का, 9 2 जा 18, सिंपल। अगेन 9 2 जा 18 माइनस फॉर्मूले का, और 0 3 जा 0। क्लियर है? 3 2 जा 6 माइनस साइन फॉर्मूले का, 2 2 जा 4, माइनस का 4 आएगा क्योंकि ये +2 है, ये -2 है, तो प्लस माइनस जा माइनस, और 2 2 जा 4, तो क्या आएगा भाई? ये माइनस का 4 आएगा। ये आ गया माइनस का 18 आई कैप, प्लस का 18 जे कैप, माइनस माइनस जा प्लस, तो 6 + 4 प्लस का 10 के कैप। ये हमारे पास आंसर आ जाता है। क्लियर है भाई? अब जल्दी से यही जो आपको सवाल दिया हुआ है जिसका मैंने B क्रॉस A निकाला है, आपने इसी सवाल का A क्रॉस B निकालना है। जो आपका A क्रॉस B आ रहा होगा वो देखो ये आ रहा होगा 18 आई कैप माइनस का 18 जे कैप माइनस का 10 के कैप। पहले से बता रहा हूं लेकिन आपने सॉल्व लाजमी करना। इसी तरह इसमें जो मैंने A क्रॉस B निकाला है, ये आप इसी सवाल के अंदर B क्रॉस A निकालेंगे। इसी सवाल का B क्रॉस A निकालोगे, जैसे मर्जी तरीके से निकालो, आंसर आ रहा होगा 20 आई कैप माइनस का 9 जे कैप और माइनस का 4 के कैप। यानी कि आप देखोगे कोफिशिएंट सेम आ रहे हैं, A क्रॉस B और B क्रॉस A के कोफिशिएंट सेम होंगे, 29 एंड 4, 29 और 4, लेकिन साइन उल्टे होंगे, माइनस प्लस 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 माइनस माइनस। यहां भी ऐसे ही होगा। जल्दी से वीडियो को पॉज करो और इस चीज को एनालाइज करो, फिर हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि ये हमारे पास क्या हुआ है और बाज़ाब्ता तौर पे न्यूमेरिकल्स इसके देखते हैं। यही टोटल न्यूमेरिकल्स में हमने करना है, बस इसको कैसे कैसी तरह से वो पूछता है उसको अब हम देख लेंगे। क्लियर है भाई? कॉपी करो और जल्दी से सॉल्व करो। चलो मेरा बेटा, अगर आपने इसका आंसर निकाला होगा तो आपको अब तक इस बात का आइडिया हो गया होगा कि A क्रॉस B करने के नतीजे में जो भी आंसर आता है, इसको अपने पास लिख भी लेना, B क्रॉस A करने के बाद सेम कोफिशिएंट्स आ रहे होते हैं, या कह लो कि सेम आंसर आ रहा होता है, लेकिन साइन जो है वो रिवर्स हो जाता है। साइन क्या हो जाता है? विथ रिवर्स साइन। अब अगर आपको याद होगा ना, तो जब हम लोग राइट हैंड रूल पढ़ रहे थे, इसी के स्टार्ट के अंदर, जो मैंने इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर पूरी बेसिक्स पढ़ाई हुई हैं, जब हमने ये सारी बात पढ़ी थी ना, तो आपको शायद याद होगा हमने इस तरह से राइट हैंड रूल तय किया था और राइट हैंड रूल समझा था कि अगर आप A क्रॉस B का डायरेक्शन निकालोगे तो A क्रॉस B कहाँ आ रहा है? आउटसाइड द प्लेन। B क्रॉस A कहाँ आ रहा है? इनसाइड द प्लेन। तो हमने कहा था कि A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A, और हमने आगे जाके ये बात भी देखी थी कि भाई साहब इसका मैग्नीट्यूड कैसा आएगा? सेम आएगा। मैग्नीट्यूड में तो कोई फर्क नहीं होगा, मैग्नीट्यूड कैसा होगा? सेम। लेकिन जो डायरेक्शन होगा वो डायरेक्शन बेसिकली कैसा आ रहा होगा? रिवर्स। तो देखो वही चीज वेरीफाई हो रही है, जो आंसर आ रहा है A क्रॉस B का और B क्रॉस A का, उसके कोफिशिएंट्स कैसे आ रहे हैं? सेम आ रहे हैं।
लेकिन साइन कैसे आ रहे हैं, उल्टे आ रहे हैं। तो मैग्नीट्यूड निकालते हुए हम इंडिविजुअल कोफिशिएंट का स्क्वायर करके जमा करते हैं और रूट ले रहे होते हैं। तो जब कोफिशिएंट सेम आ रहे हैं तो मतलब मैग्नीट्यूड कैसा आ रहा होगा, सेम आ रहा होगा, लेकिन डायरेक्शन कैसी आ रही है, रिवर्स आ रही है। यानी कि अगर ए क्रॉस बी आउटसाइड द प्लेन है तो बी क्रॉस ए कहां होगा, इनसाइड द प्लेन। यही बात की थी हमने, तभी हमने कहा था कि अगर आप दोनों में से किसी भी एक को नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दो तो वो दूसरे के बराबर हो जाएगा। यानी कि अगर मैं b क्रॉस a को माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो वो किसके बराबर हो जाएगा, a क्रॉस b के। क्लियर है भाई साहब? तो देख रहे हो आपकी जो थ्योरी है वो न्यूमेरिकल से किस तरह आपस में मिलती हुई चल रही है। यही वजह है कि आपको ना जब कभी भी पेपर में सवाल दिया जाए ना कि फाइंड द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द गिवन टू वेक्टर्स, तो आपने हमेशा गौर से देखना है कि वो a क्रॉस b निकालने के लिए कह रहा है या b क्रॉस a। सर अगर लिखा हुआ ही ना हो तो अगर ऐसे दिया हुआ है, एक वेक्टर c दिया हुआ है, एक वेक्टर d दिया हुआ है और आपको कहा जा रहा है फाइंड द क्रॉस प्रोडक्ट, ये नहीं बता रहा कि c क्रॉस d निकालो या d क्रॉस c, तो आपने अकड़ बकड़ बम्बे वो नहीं करना। आपने देखना है डेटा में पहला वेक्टर कौन सा लिखा है, पहला c लिखा है बाद में d लिखा है, तो अल्टीमेटली वो आपसे c क्रॉस d निकालने के लिए कह रहा है। अगर पहले c लिखा है बाद में d लिखा है और वो d क्रॉस c निकलवाना चाह रहा है तो वो लिख के देगा फाइंड द क्रॉस प्रोडक्ट d क्रॉस c। क्लियर है? चलो कॉपी कर लो, आगे चलते हैं। इसका अक्सर क्वेश्चन हमारे पास ना इस तरह से भी आएगा, आपको कहेगा कि भाई एक किसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है 4i कैप माइनस का 3j कैप प्लस का 2k कैप। आपको कहेगा उस पॉइंट के ऊपर आपने फोर्स अप्लाई करी 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप। क्लियर है? आपको कह रहा है भाई ये आपके पास एक पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर पढ़ चुके हैं ना अब हम। ओरिजिन से किसी भी पॉइंट तक का जो पोजीशन डिफाइन करने वाला वेक्टर होता है ये बेसिकली क्या होता है, आपका पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट होता है, वो बता दिया। और इस पॉइंट पे जो फोर्स लग रही है वो भी बता दी। आपको कह रहा है आपने इस पॉइंट के अबाउट क्या मालूम करना है, टॉर्क मालूम करना है। टॉर्क का टॉपिक हम पढ़ेंगे जब हम रोटेशनल मोशन पढ़ रहे होंगे, वहां तफसील से पढ़ेंगे इसको हम। लेकिन फिलहाल बस इतना समझ लो या इतना जानना जरूरी है कि मेरा बेटा जो हमारे पास टॉर्क का फॉर्मूला होता है ना, टॉर्क का फॉर्मूला वो क्या होता है, आर क्रॉस ऑफ एफ होता है। तो भाई आपको भले टॉर्क नहीं पता कि अभी क्या होता है, लेकिन आपको पोजीशन वेक्टर पता है, आपको फोर्स पता है, और इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो बेसिकली क्या आएगा, टॉर्क आएगा। तो क्या आप इनका क्रॉस प्रोडक्ट मालूम कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो आप सब ने इसका आंसर निकालना है ट्रेडिशनल मेथड से भी और शॉर्टकट से भी, और देखना है कि आंसर सेम आ रहा है या नहीं आ रहा। क्लियर है? तो मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर आपने लाजमी बताना है। किसका? टॉर्क का आंसर के भाई इसका टॉर्क कितना आ रहा है। और टॉर्क की यूनिट हमारे पास होती है न्यूटन मीटर, फोर्स की यूनिट न्यूटन, इसकी यूनिट मीटर, तो न्यूटन मीटर। आपने आंसर बता देना है। क्लियर हो गया? समझ आती है यहां तक की बात? टॉर्क का भी हमने कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा, वो पढ़ेंगे रोटेशन के अंदर, फिलहाल इसकी एप्लीकेशन देख रहे थे। अब खुद इसी तरह से देख लो कि अगर आप में से कोई टॉर्क का फॉर्मूला यूज करे F क्रॉस R, तो आंसर ठीक आएगा या गलत आएगा? गलत आएगा आंसर। तो अक्सर बच्चे क्या करते हैं, अक्सर बच्चों को वो मैट्रिक क्लास में पढ़ते हैं ना, टॉ इक्वल्स F इंटू डी, तो उस वजह से यही फॉर्मूला याद आ रहा होता है, जबकि ये फॉर्मूला क्या है, गलत हो गया। क्यों? अब तो आप सीख गए हो। देखो भाई आर क्रॉस एफ का आपने जो भी आंसर निकाला है, एफ क्रॉस आर का आंसर उसका उल्टा आएगा। कोफिशिएंट सेम आ रहे होंगे लेकिन साइन ऑपोजिट आ रहे होंगे, तो एफ क्रॉस आर गलत हो जाएगा, आर क्रॉस एफ ठीक होगा। यानी कि आर पहला वेक्टर काउंट होगा और एफ आपका दूसरा वेक्टर काउंट होगा। क्लियर है भाई? तो ये फर्क पड़ जाता है, छोटी छोटी चीजें जान के जियो। ठीक है, चलो यहां तक कॉपी कर लो, आगे चलते हैं। अब मिसाल के तौर पे अगर मेरे पास एक कोई वेक्टर ए गिवन था, एक कोई वेक्टर बी गिवन था, मैंने इनका क्रॉस प्रोडक्ट लिया और मेरे पास आंसर आया माइनस का 20i कैप प्लस का 9j कैप प्लस का 4k कैप। गौर से सुनना मैं क्या कह रहा हूं भाई। मेरे पास कोई वेक्टर था ए, कोई वेक्टर था बी, मैंने इनका क्रॉस प्रोडक्ट लिया, आंसर आया माइनस का 20i कैप प्लस का 9j कैप प्लस का 4k कैप। अगर मैं आपको बोलूं मुझे इसका मैग्नीट्यूड निकाल के दो, वेक्टर प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड, तो क्या तरीकाकार होगा? आप बोलोगे मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है जनाब? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। भाई ये भी तो पूरा एक अदद क्या है, वेक्टर ही है भाई। ए क्रॉस बी इटसेल्फ क्या है, एक वेक्टर, तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो ऐसे ही निकलता है ना। तो अंडर रूट एक्स कितना है, माइनस का 20, जो भी आई के पीछे लिखा होता है वो एक्स होता है।
जे के पीछे क्या लिखा है 9, के पीछे क्या लिखा है 4, सिंप्लीफाई कर दिया। भाई 4 के साथ कोई सोतेलों वाला सलूक नहीं हो रहा, वो वैसे ही नहीं लगाया वहां पे मैंने ब्रैकेट, बस। 20 का स्क्वायर क्या होता है 400, माइनस साइन स्क्वायर पे था तो माइनस साइन खत्म हो जाएगा। 9 का स्क्वायर 81, 4 का स्क्वायर 36। क्लियर है? इसको जब हम जमा कर लेंगे तो हमारा आंसर आ रहा होगा 480, 500 और 517 के करीब आंसर आएगा मेरे ख्याल से। इसका आंसर हमारे पास क्या आ रहा होगा √517, यानी कि a क्रॉस b का जो मॉड है मेरा बेटा वो क्या निकल के आ रहा है, या इसका मैग्नीट्यूड क्या निकल के आ रहा है √517 यूनिट्स। भाई यहां तक क्लियर हो गया सबको? बस हमने सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करना सीख लिए। अब इनको बस ये देखना है कि एग्जामिनर हमसे कैसे कैसे इन सवालों को पूछता है और उसके क्या कॉन्सेप्ट हैं। कॉपी कर लो, आगे चलते हैं। अब देखो मेरा बेटा, जब हम क्रॉस प्रोडक्ट का टॉपिक पढ़ रहे थे तब हमने क्रॉस प्रोडक्ट का एक फॉर्मूला सीखा था जो कि था a क्रॉस b इक्वल्स ए बी साइन थीटा n कैप, या इसको हम u कैप भी कहते हैं। और हमने बात की थी n कैप क्या है। दिस n कैप इज आ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग a एंड b, यही बात की थी। यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग a एंड b। देखो मिसाल के तौर पे जैसे अभी हमने सीखा भी था, अगर ये व्हाइट बोर्ड मेरा एक प्लेन है और इस व्हाइट बोर्ड में मेरे पास दो वेक्टर्स a और b लाई कर, तो इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा, चाहे आप a क्रॉस b निकालो चाहे आप b क्रॉस a निकालो, a क्रॉस b राइट हैंड रूल से कहां होगा आउटसाइड, b क्रॉस a राइट हैंड रूल से कहां होगा इनसाइड। गोया के इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट आ रहा है वो इस पूरे प्लेन के साथ कैसा है भाई, ऐसे आउटसाइड परपेंडिकुलर, मतलब 90 डिग्री बन रहा है ना एंगल, तो यहां से इनसाइड के केस में भी क्या है, ये परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री बन रहा है। तो इसलिए कहा जा रहा है कि ये जो एन कैप है, इस एन कैप का काम क्या होता है, इस एन कैप का काम होता है डायरेक्शन बताना a क्रॉस b का। ये क्या बताता है, डायरेक्शन बताता है किसका, a क्रॉस b का। या इसको आप ये भी कह सकते हैं, ये यूनिट वेक्टर बताता है विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग a एंड b। क्लियर है? अब देखो इसी फॉर्मूले को बेटे गौर से देखो तो आपको ये चीज नजर आएगी। मैं इसी फॉर्मूले को यूं लिख सकता हूं, a क्रॉस b विल बी इक्वल टू a क्रॉस b का मॉड मल्टीप्लाई बाय एन कैप। कैसे लिखा भाई, देखो a क्रॉस b, a वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लिया b से, तो जो आंसर आएगा ये पूरी चीज एक अदद क्या होगी, वेक्टर होगी। वेक्टर के पास होती हैं दो चीजें, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। एन कैप जो यूनिट वेक्टर है वो बता रहा है डायरेक्शन, पीछे क्या बच गया, ए बी साइन थीटा, मतलब ए बी साइन थीटा इसका क्या है, मैग्नीट्यूड। ओ भाई ये मैग्नीट्यूड है और ये चीज क्या है, इसकी डायरेक्शन हो गई। क्लियर है? तो इसी तरह मैंने लिख दिया ये मैग्नीट्यूड, ये डायरेक्शन। अब अगर मुझे यहां से एन कैप की वैल्यू निकालनी है तो एन कैप क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाय ए क्रॉस बी का मॉड। अब इसका सवाल देखो कैसे आता है। अक्सर आपका एग्जामिनर बोलता है फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी। मिसाल के तौर पे आपको यह सवाल दे दिया गया कि भाई फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन, फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन दैट कंटेन्स ए एंड बी। या वो यूं भी कह सकता है या ऐसे भी कह सकता है, और यही सवाल ऐसे भी पूछ सकता है, फाइंड द यूनिट वेक्टर ऑफ ए क्रॉस बी। या ये भी कह सकता है फाइंड द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। यही सवाल को पूछने का एक तरीका ये भी है, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। सब में यही काम करना है, इन सारे के अंदर जो काम है वो यही यहीं से आएगा। यानी कि आप क्या करोगे, दो स्टेप्स से तीन स्टेप्स होंगे आपके। पहला स्टेप आप क्या मालूम करोगे भाई, ए क्रॉस बी मालूम करोगे, अभी निकालना सीख लिया। फिर क्या करोगे आप, फिर आप ए क्रॉस बी का मॉड निकालोगे, वो भी सीख लिया अभी, एंड मैग्नीट्यूड। तीसरा स्टेप क्या करोगे, आप एन कैप निकाल लोगे। एन कैप क्या आएगा भाई, देखो मैं अभी करके भी दिखा देता हूं। एन कैप क्या होगा, इन दोनों को आपने आपस में डिवाइड कर देना है भाई। मिसाल के तौर पे आपको वेक्टर ए वेक्टर बी दिया हुआ था, जिस तरह हमने अभी सीखा है ना क्रॉस प्रोडक्ट निकालना, बिल्कुल वैसे ही आपने क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट किया तो आपके पास ए क्रॉस बी की वैल्यू वही आ गई जो भी हमने अज्यूम करी थी ना, माइनस का 20 आई कैप प्लस का 9 जे कैप प्लस का 4 के कैप। जनाब हमने इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल लिया, वो भी हम सीख ही चुके हैं। वो कितना आ रहा था, √517। अब ये लिखना कैसे है आपने, आप बोलोगे यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन इज गिवन बाय,
ए क्रॉस बी जो भी आया है आपका, अच्छा ये मैंने सिर्फ मिसाल दी है भाई, कोई लाजमी नहीं है कि हमेशा यही आ रहा होगा। प्लस का 9 जे कैप प्लस का 4 के कैप अपॉन में क्या आ जाएगा √517। एलसीएम को आप ब्रेक कर दोगे, डिनोमिनेटर को हर एक के नीचे लिख दोगे, तो माइनस का 20 अपॉन √517 आई कैप प्लस का 9 अपॉन √517 जे कैप प्लस का 4 अपॉन √517 के कैप। ये हमारे पास आ गया जनाबे वाला किसका आंसर, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी। तो अब तक हमने दो सवाल देख लिए कैसे होते हैं। पहला सवाल क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए पूछेगा तो निकाल लेंगे। दूसरा सवाल यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी किस तरह से निकालना है वो भी हम लोग अब तक सीख चुके। ठीक है भाई साहब, चलो अब यहीं पे हमारे पास ना एक और क्वेश्चन आता है। वो एक और क्वेश्चन क्या है भाई, वो एक और क्वेश्चन ये है जनाबे वाला अब जरा समझ लीजिएगा, एक टेक्निकल बात बताने लगा हूं। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का एक क्वेश्चन आपसे अक्सर पूछता है। पहले तो जरा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम समझ लो। यहां पे देखो कुछ चीजें पहले जरा जहन में रख लो, फिर हम चलते हैं आगे। देखो भाई हमें ये बात पता है कि जो हमारा क्रॉस प्रोडक्ट होता है, क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है, ए बी साइन थीटा एन कैप। और हमें यह भी पता है क्रॉस प्रोडक्ट में क्या है, दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई किया तो आंसर में एक अदद क्या आएगा, वेक्टर आएगा। यानी कि ये पूरी चीज मिला के एक अदद क्या है, वेक्टर है। वेक्टर के पास होती हैं दो चीजें, गोया क्या क्या, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। यानी कि ए क्रॉस बी का मॉड इसका मैग्नीट्यूड है और ये इसका क्या हो गया, डायरेक्शन हो गया। क्लियर है? यानी कि मैंने यहां लिख दिया ए क्रॉस बी का जो मॉड है दिस इज ए बी साइन थीटा के बराबर भाई साहब। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड। अच्छा अब आपको यह भी चीज याद होनी चाहिए जो हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई है कि कोई भी जो प्लेन होता है, ये ऑलरेडी पढ़ी हुई चीजें हमारी। कोई भी जो प्लेन होता है, ये मान लो एक प्लेन है। प्लेन क्या होता है भाई, प्लेन से मुराद आपकी दो डायमेंशन वाली जगह है, दो एक्सिस के दरमियान की जगह को हम प्लेन कहते हैं या सरफेस कहते हैं। जैसे ये व्हाइट बोर्ड एक अदद मेरे पास क्या है, प्लेन है। तो हर प्लेन के पास डायरेक्शन होती है जो इसकी क्या होती है, परपेंडिकुलर। ठीक है भाई, हर प्लेन के पास एक अदद क्या होती है, डायरेक्शन जो उससे कैसी होती है, परपेंडिकुलर। क्लियर है? अगर मुझे किसी प्लेन का एरिया निकालना है तो हमने ये बात भी पहले पढ़ी थी चैप्टर नंबर 1 में मेजरमेंट्स में, नहीं तो अब देख लो प्लेन का एरिया कैसे निकालते हैं, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। ये जो एरिया आपके पास आता है ना भाई साहब, इसे आप कहते हो स्केलर एरिया। क्या कहते हो इसे आप, स्केलर एरिया। स्केलर क्यों कह रहे हो, क्योंकि एक नंबर आता है भाई। बचपन से आज तक आपने बहुत सारे एरिया निकालने के प्रॉब्लम्स किए होंगे। फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल, एक 2D फिगर। फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एक 2D फिगर। फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस, फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, फाइंड द एरिया ऑफ एनीथिंग एल्स, स्क्वायर, कोई भी चीज हो सकती है। तो वो सब के सब बेसिकली आपके पास क्या थे, स्केलर एरिया थे। आप निकालते थे ना 45 मीटर स्क्वायर, 45 दिस, तो वो सब आपके पास क्या थे भाई, वो स्केलर थे सारे। ठीक है, अच्छा अब स्केलर एरिया होता है। अगर मैं इस स्केलर एरिया के साथ एक अदर डायरेक्शन जोड़ दूं, स्केलर एरिया के साथ क्या जोड़ दूं मैं, डायरेक्शन, तो जनाब आपके पास बनता है वेक्टर एरिया। क्लियर है? तो क्या बनता है आपके पास, वेक्टर एरिया, जिसको हम ऐसे शो करेंगे, ए से। क्लियर है? यानी कि अब अगर आपसे कोई पूछे ना कि वेक्टर एरिया क्या होता है, अब बोलोगे भाई वेक्टर एरिया कोई नई चीज नहीं है। वेक्टर एरिया वही है जो आपका स्केलर एरिया है, साथ में आपने क्या जोड़ दिया, डायरेक्शन। यानी कि बात समझो जरा, सपोज करो भाई ये मेरा एक अदद प्लेन है भाई, इसका एरिया तो आपने बचपन से निकालना सीखा है ना, कुछ लेंथ होगी कुछ ब्रेथ होगी। लेंथ को विड्थ से मल्टीप्लाई कर दो, लेंथ को ब्रेथ से मल्टीप्लाई कर दो, तो इसका एरिया आ गया। अब हमने नई चीज क्या सीखी, हमने ये सीखी कि दुनिया में जो भी प्लेन है, जो भी सरफेस एरिया है, उसका एक परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर एग्जिस्ट करता है। गोया हर प्लेन के साथ डायरेक्शन मौजूद है। तो आप जब भी कभी प्लेन का एरिया निकालोगे वो वेक्टर क्वांटिटी होगा। क्लियर है? वो कैसी क्वांटिटी होगा, वेक्टर क्वांटिटी। तो अपने पास नोट कर लेना, माजी में पूछा गया एमसीक्यू है कि सरफेस एरिया इज स्केलर या वेक्टर, तो वेक्टर। क्यों? क्योंकि सरफेस एरिया या प्लेन का एरिया क्या है, स्केलर एरिया जो कि मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन, तो मिला के क्या बन गया, ये वेक्टर एरिया। पढ़ चुके हैं हम, ये सारी बातें ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं हमने, कोई कमाल चीज नहीं है। ठीक है, ये सब भी हम जानते हैं। ठीक है, चलो अब देखो भाई साहब, हमारे पास यहां पे एक अदद है पैरेललोग्राम। ये मान लो मेरे पास ये दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है। क्या मैं कह सकता हूं दीज टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटिंग द एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम?
ए और बी पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स को शो कर रहे हैं। सर एडजेसेंट साइड्स क्या होती हैं? जिनका ये वर्टेक्स कॉमन होता है, जिनका एक आर्म कॉमन होता है। जैसे ये दीवार जिस पे व्हाइट बोर्ड है और वो दीवार, ये एडजेसेंट आर्म्स हैं क्योंकि इनके पास ये एक कॉमन पिलर है या एक कॉमन आर्म है या एक कॉमन वर्टेक्स है। क्लियर है? तो द टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटिंग द एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। अब अगर मैं ए का फ्री वेक्टर बना के ऊपर रखूं तो ए का फ्री वेक्टर कुछ ऐसा बनेगा, हाँ या ना? ऐसे बनेगा। इसी तरह बी वाले को भी स्लाइड करता हुआ यहां ले आऊं तो वो भी कुछ ऐसा बन जाएगा, यस और नो? बिल्कुल ऐसे ही बन जाएगा, ऐसे ही बन जाएगा ना। ये बन गया हमारे पास, सही है। यानी कि ये आपका वेक्टर बी है, ये आपके पास क्या है? दिस इज वेक्टर ए, और इनके दरमियान का यहां पे कुछ एंगल बना हुआ है और वो एंगल क्या है हमारे पास? थीटा के बराबर है। मैंने क्या बोला? जो दो वेक्टर हैं दे आर बेसिकली रिप्रेजेंटिंग द एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। ऐसे ही बात करी अभी। अच्छा जनाबे वाला, अब अगर मैं वेक्टर बी के कंपोनेंट्स बनाता हूं तो भाई साहब एक कंपोनेंट आता है ये वाला, इसको हम कह रहे हैं बी साइन थीटा क्योंकि परपेंडिकुलर कंपोनेंट है। एक आ रहा है ये वाला, इसको हम क्या कह रहे हैं? बी कॉस ऑफ थीटा। क्लियर है? ऐसे ही है। अगर आप गौर से देखो तो ये जो पैरेललोग्राम है, इस पैरेललोग्राम की जो साइड है, क्या मैं कह सकता हूं ये वाली साइड जो है ये ए के बराबर होगी, हाँ या ना? सर ये कैसे कह सकते हैं? हमने पढ़ा था ग्राफिकली वेक्टर को आप रिप्रेजेंट करते हो एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट से, यानी कि ऐसे लकीर बनाते हो, ये एक वेक्टर है। तो इस एरो की जो लंबाई है, कितना लंबा एरो है, वो मैग्नीट्यूड होता है वेक्टर का, यही पढ़ा था। तो भाई अगर ये पूरा यहां से लेके यहां तक, यहां से यहां तक ये वेक्टर ए है तो बेसिकली इसकी लंबाई जो है वो ए के बराबर होगी, इसकी लंबाई बी के बराबर होगी। अब जब कभी भी हम रेक्टेंगल का एरिया निकालते हैं, याद करो रेक्टेंगल में एक हमारे पास लेंथ होती है, एक हमारे पास विड्थ होती है या ब्रेथ होती है। एरिया कैसे निकालते हैं? लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। ऐसे ही है। इस पैरेललोग्राम को गौर से देखो जो मैंने आपके सामने बनाया है। क्या मैं कह सकता हूं इस पैरेललोग्राम के अंदर जो लेंथ का किरदार है वो ए अदा कर रहा है? भाई ये लेंथ है ना, हाँ या ना? ये क्या चीज है? लेंथ है। और विड्थ का किरदार बी अदा कर रहा है? नहीं। हमेशा याद रखना, जब भी आप कभी पैरेललोग्राम का, रोम्बस का, स्क्वायर का, रेक्टेंगल का एरिया निकालते हो तो लेंथ और विड्थ आपस में परपेंडिकुलर होती हैं। क्लियर है? आप इनफैक्ट आप अगर ट्राइंगल का भी एरिया निकालते हो ना, शायद आपको याद होगा, बचपन में कभी पढ़ा होगा, तो उसके अंदर ये आपके पास बेस होती है और ये आपके पास मेरा बेटा हाइट होती है। क्लियर है? ये वाली जो चीज होती है ना भाई साहब, ये कंसीडर नहीं की जाती। क्लियर है? एरिया निकालते हुए ये कंसीडर किया जाता है, ये परपेंडिकुलर, जो इसके परपेंडिकुलर आ रही होती है। ठीक है? बेसिक ज्योमेट्री है जो हमने 5वीं 6ठी क्लास में पढ़ी होगी। ठीक है? चलो अब यहां देखो, लेंथ कौन हो गया? ए लेंथ हो गया हमारे पास। ए क्या हो गया? लेंथ हो गया। तो मैं कह सकता हूं इसके अंदर जो विड्थ है, विड्थ का किरदार कौन अदा कर रहा है? बी साइन थीटा मेरा विड्थ का किरदार अदा कर रहा है, हाँ या ना? भाई साहब ये लेंथ हो गई, ये लेंथ हो गई। इसके परपेंडिकुलर देखो क्या आ रहा है? बी साइन थीटा आ रहा है, तो बी साइन थीटा क्या कर रहा है? विड्थ का किरदार अदा कर रहा है। यानी कि अगर मुझे इस पैरेललोग्राम का एरिया निकालना है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम लिखने का शॉर्ट तरीका है, तो क्या कहूंगा? मैं कहूंगा लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। लेंथ क्या है यहां पे? ए के बराबर है। विड्थ क्या है यहां पे? बी साइन थीटा के बराबर है। तो यानी कि क्या आ रहा है? ये ए बी साइन थीटा के बराबर आ रहा है, हाँ या ना? ए बी साइन थीटा के बराबर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। अब गौर से देखो, यहां ए बी साइन थीटा आपके पास क्या था? क्रॉस प्रोडक्ट था। तो क्या मैं कह सकता हूं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेसिकली क्या होता है? क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड, हाँ या ना? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है? क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड। क्या मैं यूं कह सकता हूं जो आप क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हो, गौर से सुनना, गहरी बात है, इन सबको मिला के कंक्लूजन लिख रहा हूं यहां पे। जो क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हो, क्रॉस प्रोडक्ट बेसिकली क्या करता है? क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर एरिया बता रहा होता है प्लेन का, जिसको दो वेक्टर्स ए और बी फॉर्म कर रहे हैं, हाँ या ना? और से देखो, आपके पास जो दो वेक्टर्स है ना ए और बी, ए और बी वेक्टर्स, यानी कि ऐसे समझना जरा, ये समझ लो मेरे पास दो वेक्टर्स है ए और बी, तो ऐसे ले जाओ और ऐसे ले आओ, इसके अंदर जो प्लेन बन रहा है उसका वेक्टर एरिया कौन बता रहा होता है? क्रॉस प्रोडक्ट। क्लियर है? क्रॉस प्रोडक्ट
पहले तो सर ये साबित करें ना क्रॉस प्रोडक्ट स्केलर एरिया बना रहा होता है, तो हमने साबित किया, हमने पैरेललोग्राम बनाया, पैरेललोग्राम में ए को एज इट इज रहने दिया, बी के दो कंपोनेंट बना लिए, एक बी कॉस थीटा एक बी साइन थीटा। अच्छा, जो बी साइन थीटा था ये बेसिकली आपका परपेंडिकुलर कंपोनेंट है क्योंकि ए के परपेंडिकुलर है, ये आपका पैरेलल कंपोनेंट है। सर यहां परपेंडिकुलर क्यों लिया? क्योंकि भाई साहब एरिया हमेशा ऐसे ही निकलता है कि लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई करते हैं, और तो इसके अंदर लेंथ और विड्थ आपस में कैसी होती हैं? परपेंडिकुलर होती हैं, हमेशा ऐसे ही तो आता है, और कैसा आता है? क्लियर है? तो आपने ये कर दिया उठा के। फिर वो मैंने ट्राइंगल की भी मिसाल दे दी, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट वाला भी फिनोमेना वहीं से आता है। खैर, अब लेंथ इंटू विड्थ किया, विड्थ किसकी है? बी साइन थीटा, सिंप्लीफाई किया तो पता चला जो क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड है वो क्या आ रहा है? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के बराबर। अभी हमने देखा था हमारे पास एक होता है स्केलर एरिया और एक क्या होता है? वेक्टर एरिया। तो जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है, क्रॉस प्रोडक्ट का जो आंसर है वो बताइए स्केलर है या वेक्टर है? तो क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर खुद एक अदद क्या है? वेक्टर है। इसलिए मैंने यहां पे ये चीज लिखी कि क्रॉस प्रोडक्ट बेसिकली क्या शो करता है? वेक्टर एरिया। क्रॉस प्रोडक्ट का जो मैग्नीट्यूड है वो बताएगा स्केलर एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, और जो आगे एन कैप लिखा हुआ है वो इसकी क्या बता रहा होता है? डायरेक्शन बता रहा होता है। क्लियर है? इसको रिवाइंड कर करके देखना अच्छे तरीके से, क्योंकि ये गहरा कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट की गहराई का अंदाजा आप इससे लगा लो कि सेकेंड ईयर में आप दो चैप्टर पढ़ोगे, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। दोनों में जो फ्लक्स की इक्वेशन है फाई इक्वल्स ई डॉट डेल्टा ए के बराबर, ये इक्वेशन होती है। फाई इक्वल्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ये इक्वेशन है, दूसरी ये इक्वेशन है मैग्नेटिज्म में, फाई इक्वल्स बी डॉट डेल्टा ए। क्लियर है? ये दो इक्वेशन पढ़ोगे आप। अब ये डॉट प्रोडक्ट है एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वेक्टर एरिया के साथ, एक मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का वेक्टर एरिया के साथ। क्लियर है? और से देख लो भाई, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं। देखो भाई, किसी भी प्लेन का जो एरिया होता है वो बेसिकली वेक्टर होता है, क्योंकि हर प्लेन के साथ डायरेक्शन जुड़ी हुई है, और वो डायरेक्शन उसके कैसी है? परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो हमने धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता ये रियलाइज किया कि जो हम बेसिकली क्रॉस प्रोडक्ट मालूम करते हैं, तो क्रॉस प्रोडक्ट हमें प्लेन का क्या बताता है? एरिया बताता है। कौन सा एरिया? वेक्टर एरिया। क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट का जो आंसर आता है वो क्या है? वेक्टर है। वेक्टर के बाद दो चीजें हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो जो मैग्नीट्यूड है वो उसका हजम बताएगा, स्केलर पार्ट बताएगा, और जो डायरेक्शन है वो ये बताएगा कि इस प्लेन की डायरेक्शन कहां पर है। क्लियर हो गया? तो हमने क्या सीखा? क्रॉस प्रोडक्ट की जो फिजिकल सेंस है, क्रॉस प्रोडक्ट की जो फिजिकल इंटरप्रिटेशन है वो क्या है? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अब शायद कभी जहन में सवाल आता हो कि क्रॉस प्रोडक्ट के फॉर्मूले में हमेशा साइन थीटा क्यों आता है? अब देखो इधर इसका आंसर बता रहा हूं। देखो भाई, क्रॉस प्रोडक्ट है क्या? एरिया है। एरिया कैसे निकालते हैं? लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ के बराबर, और लेंथ और विड्थ आपस में हमेशा कैसी होनी चाहिए? परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो भाई अगर ए लेंथ है तो जो उसकी परपेंडिकुलर विड्थ होगी वो बी होगी, बी साइन थीटा होगी या बी कॉस थीटा होगी? बी साइन थीटा होगी। तो हमेशा ऐसे ही होगा। क्लियर है? समझ आया साइन कंपोनेंट क्यों आ रहा है, कॉस क्यों नहीं आ रहा? डॉट प्रोडक्ट में प्रोजेक्शन से बताया था मैंने कि कॉस क्यों आता है, साइन क्यों नहीं आता। यहां देखो, क्लियर हो गया? इसलिए हम कहते हैं कि जो आपके पास अक्सर आपने सुना होगा ना, जो मैंने पहले लेक्चर में बताया भी था, क्या कि आप क्रॉस प्रोडक्ट को कैसे डिफाइन करते हो? क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय दूसरे का, ये दूसरा लिखा है, दूसरे का परपेंडिकुलर कंपोनेंट। याद है ये चीज पढ़ी थी हमने कि पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड यानी कि ए मल्टीप्लाई बाय दूसरे का परपेंडिकुलर कंपोनेंट। तो क्रॉस प्रोडक्ट एरिया बताता है। एरिया आता है लेंथ इंटू विड्थ से, लेंथ और विड्थ आपस में होती है परपेंडिकुलर, इसलिए यहां पे साइन कंपोनेंट आता है और कॉस कंपोनेंट नहीं आता। क्लियर हो गया भाई साहब? कॉपी करो, इसका सवाल देखते हैं कैसा आता है हमारे पास। तो अपने पास लिख लेना, जो आपका एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है वो क्रॉस प्रोडक्ट के मॉड से आ जाता है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्रॉस प्रोडक्ट के मॉड से आ जाता है। वेक्टर एरिया कैसे आता है? सिंपल, जो आपका क्रॉस प्रोडक्ट है उससे। अभी बताता हूं सारे सवाल। अब देखो मेरा बेटा, आपसे ना इसका सवाल वो कैसे कैसे पूछता है। आपको कहेगा इफ ए एंड बी are representing the adjacent sides of parallelogram. If A and B are representing the, अब हमने अच्छे से मतलब समझ लिया ना, adjacent sides of parallelogram, और आपको वेक्टर A दे देगा 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 11k कैप। वेक्टर B आपको दे दिया लेट्स से 4i कैप माइनस का 2j कैप प्लस का 10k कैप। आपको कहता है फाइंड द
एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। क्लियर है? पार्ट बी में ये पार्ट उसने कभी नहीं पूछा आज तक, सिर्फ एक बार ई कैट के पेपर में आया है। फाइंड द वेक्टर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, यह आज तक कभी नहीं पूछा, मतलब बोर्ड के पेपर में तो कभी नहीं पूछा, एक बार ई कैट में आया हुआ, एमडी कैट में भी आज तक कभी नहीं आया। दोनों का मतलब मैं बता रहा हूं। देखो आप कोचिंग में ना यही पढ़ोगे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो भाई एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कैसे आएगा? ए क्रॉस बी का मॉड, यानी कि दो स्टेप्स होंगे। पहले स्टेप में आप क्रॉस प्रोडक्ट निकालोगे, हमें आता है करना। दूसरे स्टेप में उसका क्या निकालोगे? मैग्नीट्यूड। जो भी मैग्नीट्यूड आएगा वो आप लिख दोगे, वही उस पैरेललोग्राम का एरिया है। बस आखिर में लिख देना स्क्वायर यूनिट्स। स्क्वायर यूनिट्स क्यों? क्योंकि भाई एरिया क्या होता है? लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। तो भाई लेंथ की कोई ना कोई यूनिट होगी, इसी तरह विड्थ की भी वही यूनिट होगी। तो यूनिट मल्टीप्लाई बाय यूनिट क्या होता है? यूनिट स्क्वायर या स्क्वायर यूनिट। ये मीटर तो मीटर स्क्वायर। क्लियर है? अब अगर बोले ना वेक्टर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, तो एक ही स्टेप है, सिर्फ ए क्रॉस बी निकालोगे, आंसर आ गया। क्लियर है? सिर्फ क्या निकालोगे? ए क्रॉस बी, आंसर आ जाएगा। क्योंकि वेक्टर एरिया वही होगा ना भाई, वेक्टर के सेंस में। अगर अलग से शो करना हो तो भाई ये निकाला, इसका मैग्नीट्यूड निकालना, ये स्केलर कंपोनेंट हो गया उसका, यानी कि मैग्नीट्यूड हो गया, और साथ में क्या निकाल लेना? डायरेक्शन निकाल लेना। भाई किसी भी वेक्टर के पास दो ही चीजें होती है ना, एक क्या होता है? मैग्नीट्यूड, और एक क्या होता है? डायरेक्शन। अगर वेक्टर एरिया बोले तो आप डायरेक्टली ये निकाल के आ जाओगे। अगर आपने अलग अलग शो करना है कि इसका मैग्नीट्यूड क्या है, तो यहीं से इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा और यहीं से इसका क्या आ जाएगा? डायरेक्शन आ जाएगा। और वेक्टर के बाद दो ही चीजें होती हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो आपका ये जो वेक्टर एरिया होगा, इसके बाद भी दो ही चीजें होंगी, एक इसका क्या होगा? मैग्नीट्यूड, और एक इसका क्या होगा भाई साहब? डायरेक्शन होगा। क्लियर हो गया? तो यहां से हमारे पास ये दो सवाल पूछे जाते हैं। तो अब तक हमने क्रॉस प्रोडक्ट में तीन किस्म के क्वेश्चंस करना सीख लिए। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं? यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन, या यूनिट वेक्टर ऑफ ए क्रॉस बी, या डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी कैसे निकालते हैं? दूसरा सवाल। सिमिलरली तीसरा क्वेश्चन एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, और इसका कॉन्सेप्ट हमने जबरदस्त तरीके से समझ लिया और अंडरस्टैंड कर लिया। चलो भाई आगे देखो अब जरा। अब इसी के अंदर हमारे पास जो चौथी चीज उठ के आती है वो है हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब जो आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल वाला पार्ट है ना भाई, वो देखो किस तरह से आता है। वही है, आपको कहेगा भाई फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्या कहेगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। कैसे भाई? देखो इधर, ये सपोज कर लो मेरे पास वेक्टर ए है, ये सपोज कर लो मेरे पास वेक्टर बी है, और वंस अगेन ये एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम फॉर्म कर रहे हैं। तो इसका मतलब ए जो है वो कुछ इस तरह से आ जाएगा, ऐसे ही है, और बी जो है वो कुछ ऐसे आ जाएगा। सही बना है? बी कुछ ऐसे आ जाएगा हमारे पास, ऐसे। अब इस पूरे का एरिया तो हमने अभी निकालना सीख लिया, ऐसे ही है। अब इस ग्रीन लाइन को देखो बेटे, जो मैं गौर से देखो बना रहा हूं, ये मैंने बना दी है ग्रीन लाइन। अब इसके ऊपर देखो और इसके नीचे देखो। क्या आपको ऐसा नजर नहीं आ रहा कि मैंने पैरेललोग्राम को दो बराबर ट्रायंगल में तकसीम कर दिया है? हाँ या ना? दो बराबर के ट्रायंगल्स में तकसीम कर दिया, ट्रायंगल 1 और ट्रायंगल 2। तो आप एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालोगे? क्या मैं कह सकता हूं एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर होगा जो भी आपका एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है, इसको आप 2 से क्या करोगे? डिवाइड कर दोगे। क्या मतलब? मान लो इस पूरे पैरेललोग्राम का एरिया है 100 स्क्वायर यूनिट। मिसाल दे रहा हूं, पूरे पैरेललोग्राम का एरिया कितना है? 100 स्क्वायर यूनिट। इसका मतलब अगर मैं इसको इस तरीके से, ये डायगोनल कहलाता है, ये डायगोनल है, अगर डायगोनल इसको दो हिस्सों में तकसीम कर रहे हैं तो मतलब 50 ऊपर वाला हो जाएगा और 50 नीचे वाला। तो आप एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालते हो? एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का तरीका क्या है? हाफ मल्टीप्लाई बाय ए क्रॉस बी का मॉड। यानी कि अगर कभी भी आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल का क्वेश्चन आएगा तो आपके 3 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप आप क्या करोगे? ए क्रॉस बी निकालोगे। अगला स्टेप आप उस ए क्रॉस बी का मॉड निकालोगे। उससे अगला स्टेप क्या करोगे? आप उसको 2 से डिवाइड करोगे, तब जाके आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल मिल जाएगा। क्लियर है भाई साहब? कॉपी करो। ये 14 सवाल था। 5वां सवाल जो यहां से आता है वो भी देख लो। देखो मेरा बेटा, अब हमारे पास एक और सवाल दिया हुआ है। आपको कह रहा है वेक्टर ए जो मैग्नीट्यूड है वो 10 यूनिट्स का है, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड ये है। वेक्टर ए एक्स एक्सिस से एंगल बना रहा है 30 डिग्री का, वेक्टर बी एक्स एक्सिस से एंगल बना रहा है कितना? 60 डिग्री का। आपको कह रहा है आपने क्या मालूम करना है? क्रॉस प्रोडक्ट।
क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, ए क्रॉस बी इक्वल्स ए बी साइन थीटा। सर आपको कैसे पता चला यही निकालना है? बेटे क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट में मैग्नीट्यूड यहीं से आती है। जो एन कैप होता है उसका काम क्या होता है, डायरेक्शन बताना, और यहां पे सारी स्केलर नोटेशन दी हुई। जब स्केलर नोटेशन दी हुई है तो आप डायरेक्शन कैसे निकाल सकते हो? क्लियर है? देख लो आगे, ए कितना है भाई, ए 10 है, बी कितना है, बी 20 है। अब साइन के बाद सर हमने आपके क्विक मैथ्स की प्लेलिस्ट से साइन सब समझ लिया, कॉस समझ लिया, टेंजेंट समझ लिया। अब यहाँ एंगल कौन सा रखें, 30 रखें या 60 रखें, दोनों को प्लस करके रखें या माइनस करके रखें, एवरेज निकाल के रखें या मल्टीप्लाई करके रखें? तो भाई साहब कॉन्सेप्ट सीखो ज़रा। कॉन्सेप्ट क्या था कि भाई ए क्रॉस बी के फॉर्मूले में जो थीटा आता है ये कौन सा एंगल है, ये है बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। यानी कि अगर मैं इस चीज़ को आपको समझाऊं, ये जो बना हुआ है इसका मतलब वेक्टर ए यहाँ पे कुछ एंगल है 30 डिग्री का, वेक्टर बी यहाँ पे एंगल कितना है 60 डिग्री का, मुझे ये वाला एंगल चाहिए। तो ये वाला एंगल कैसे आएगा, बड़े एंगल में से छोटा एंगल निकाल देंगे, यानी कि 60 डिग्री माइनस 30 डिग्री विल गिव मी दिस पर्टिकुलर एंगल। क्लियर है? तो मैं क्या करूँगा, 60 में से 30 निकाल दूंगा, क्या बचा, 30 डिग्री बचा। तो 10 को 20 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हुआ, 200। साइन 30 डिग्री कितना होता है, 1/2। सिंप्लीफाई किया, क्या आंसर आया, 100 आ गया। क्लियर है भाई? तो इस तरीके का सवाल भी हमसे पूछा जा रहा होता हैगा। क्लियर है भाई? कॉपी कर लो। चलो अब इसी के अंदर हमारे पास एक दो क्वेश्चंस और हैं, उनको भी देखते हैं, फिर एक ज़बरदस्त किस्म का कॉन्सेप्ट समझते हैं, तो उसमें और मज़ा आ जाएगा हमें। ठीक है? चलो पहले ज़रा एक चीज़ समझ लो यहाँ पे ज़रा। सपोज करो अगर मैं कहता हूं कि भाई एक वेक्टर मेरे पास है ए एक्स आई कैप प्लस ए एक्स जे कैप, सॉरी ये है ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। इसी तरह से एक वेक्टर बी है मेरे पास बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। मुझे मालूम करना है भाई साहब इनका ए क्रॉस बी। तो अब तो हम सीख चुके हैं, पहले खुद से ट्राई कर लेना। आई कैप जे कैप के कैप इसी तरह सीखा था ना। ये आ जाएगा भाई पहले के कोफिशिएंट ए एक्स ए वाई ए जेड। सर क्या इसे शॉर्टकट से नहीं कर सकते? कर सकते हैं, कर लो, कौन मना कर रहा है। बी एक्स बी वाई और बी जेड। अब क्या करते थे हम, आई का कॉलम आई की रो छोड़ दी, क्या बचा यहाँ ए वाई ए जेड बी वाई बी जेड, यही बचा। माइनस का जे फॉर्मूले का, ये गया ये गया, ए एक्स ए जेड ए एक्स ए जेड बी एक्स बी जेड प्लस का के कैप, ये गया ये गया, ए एक्स ए वाई बी एक्स बी वाई ए एक्स ए वाई बी एक्स बी वाई। अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। आई कैप आया एज इट इज, ए वाई मल्टीप्लाई विद बी जेड माइनस ए जेड मल्टीप्लाइड विद बी वाई, ये ऐसे मल्टीप्लाई होगा क्रॉस मल्टीप्लाई, माइनस का जे कैप, ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा ए एक्स बी जेड ए एक्स बी जेड माइनस का ए जेड बी एक्स प्लस का के कैप आया एज इट इज, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ए एक्स बी वाई माइनस का ए वाई बी एक्स। क्लियर है? ये आपने क्या करा, ये आपने क्रॉस प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर दिया इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। ये सवाल भी माजी में पूछा जा चुका है, बोर्ड के पेपर में तो खैर ड्राइव करने के लिए आता है, लेकिन वैसे भी ये सवाल आया है कि आपका जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है उसको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की टर्मिनोलॉजीज में किस तरह से रिप्रेजेंट करते हो। तो ये तरीका तो जनाबे वाला हमने वो भी देख लिया कि आप क्रॉस प्रोडक्ट को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की टर्म में कैसे रिप्रेजेंट कर रहे होते हो। क्लियर है भाई? इस तरह से कर सकते हो, सेट है? चलो कॉपी कर लो। अच्छा, जो हमने आई क्रॉस जे के कैप के बराबर था उससे भी कर सकते थे, ये काम हम उससे भी कर सकते थे। ठीक है, चलो ये भी हमें समझ में आ गया। अब एक छोटी सी चीज और समझते हैं, और ये सबसे ज्यादा कॉन्सेप्चुअल होने वाली है। सही है? चलो देखो, अभी तक हमने ये देखा, अगर आपने पिछला लेक्चर फॉलो किया और अभी वाला लेक्चर फॉलो कर रहे हो ना बेटे, तो आपने ये देखा था कि डॉट प्रोडक्ट के फॉर्मूले में हमारे पास आता था ए डॉट बी इक्वल्स ए बी कॉस थीटा। क्रॉस प्रोडक्ट के फॉर्मूले में हमारे पास आ रहा था
ए बी साइन थीटा यू कैप, ऐसे ही था। अब यहां पे जरा एक चीज समझना गौर से, जब आप वेक्टर्स पढ़ोगे ना, आपके कॉन्सेप्ट बिल्ड होना शुरू होंगे, तो आपको मजा आ रहा होगा। जब मजा आता है ना, तब आप करते हो एक्सपेरिमेंट। जब एक्सपेरिमेंट करते हो फिर आप नाकाम होते हो, और वो नाकामी आपको बहुत कुछ सिखा देती है। तो हमारे साथ भी ऐसे ही था, हम भी यही किया करते थे। तो आपको मैं डायरेक्टली ये चीज बता रहा हूं। अब देखो बेटे, डॉट प्रोडक्ट के फॉर्मूले में क्या आ रहा है? कॉस थीटा। क्रॉस प्रोडक्ट के फॉर्मूले में क्या आ रहा है? साइन थीटा। मैंने आपको क्रॉस प्रोडक्ट के सारे सवाल जो पेपर में आते हैं या आ सकते हैं वो करना सिखा दिए, लेकिन मैंने कहीं आपको ये नहीं बताया कि अगर आपको दो वेक्टर्स के दरमियान में एंगल निकालने का बोला जाए तो आपने क्रॉस प्रोडक्ट यूज करना है। हालांकि जब मैं आपको डॉट प्रोडक्ट पढ़ा रहा था, तब मैंने पूरे शॉर्टकट्स के साथ पूरा एक लेक्चर इसी पे रिकॉर्ड किया था कि कैसे आप डॉट प्रोडक्ट को इस्तेमाल करोगे। अभी भी मौजूद है, फाइंडिंग द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, एप्लीकेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, लेक्चर नंबर ये 17 है ना, 16, तो लेक्चर नंबर 14 होगा। लेक्चर नंबर 14 वेक्टर्स का इसी के ऊपर है कि आप एंगल कैसे मालूम करते हो, उसकी शॉर्ट ट्रिक शॉर्टकट सब सीखा था। अब नेचुरली जहन में क्वेश्चन आता है, सर यहां भी तो थीटा आ रहा है, ये थीटा भी ए और बी के दरमियान में ही है, फिर क्यों नहीं निकाल सकते? पहले आप यहां पे वीडियो को पॉज करना, अपना दिमाग लगाना अच्छे तरीके से, अपने टीचर से पूछना आगे पीछे। सेकेंड ईयर में कोई आपका भाई बहन कजन फुप्पा चाचा नाना ताऊ की बेटी, कोई ना कोई बेटा कोई होगा, उनसे पूछ लेना। ठीक है, क्योंकि सेकेंड ईयर के मैथ्स के अंदर भी वेक्टर्स बहरहाल शामिल है, वहां भी एंगल निकालने का क्वेश्चन आता है। मैंने अक्सर से पूछा, सब यही बोलते हैं हम डॉट प्रोडक्ट यूज करते हैं, लेकिन रीजन किसी के पास नहीं है। अब जरा रीजन समझ लेना, सही है, रीजन समझो जरा। यहां पे देखो भाई साहब, होता क्या है, ये जो हमारा क्वाड्रेंट सिस्टम होता है ना, ये पता है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड है, और ये क्या है? फोर्थ है। पहले और दूसरे क्वाड्रेंट के अंदर साइन थीटा आपको धोखा देता है। साइन थीटा दोनों क्वाड्रेंट के अंदर अपनी वैल्यूज रिपीट करता है। कहां से कहां तक? 0 से 1 तक। सही है? कैसे? देखो जरा, समझना बात को जरा। ये है 0 डिग्री, ये क्या है? 90 डिग्री, ये क्या है? 180 डिग्री। आपको याद है ना, हमने ये बात पढ़ी थी, साइन 0 डिग्री क्या होता है? 0। साइन 180 डिग्री क्या होता है? सर जी वो भी 0 होता है। साइन 90 डिग्री क्या होता है? सर जी वो तो 1 होता है। यानी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, जब आप 0 डिग्री से 90 डिग्री तक जाओगे, तब भी साइन थीटा का वैल्यू 0 से 1 मूव करेगा। जब आप इधर से इधर आते हो, या आप इधर से इधर नहीं जाते, आप 90 से 180 जाते हो, आप ऐसे जाते हो ना 90 से 180, तब भी वैल्यू 1 से कहां जा रहा है? 0। यहां पे 0 से 1 आता है, यहां क्या जा रहा है? 1 से 0। सर अभी भी बात पल्ले नहीं पड़ी, अभी समझाते हैं, कोई मसला नहीं है। मिसाल के तौर पे आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, और क्वेश्चन सॉल्व करते करते अचानक से आपके पास ये चीज लिखी आ गई, साइन थीटा इक्वल्स 1/2। साइन थीटा इक्वल्स 1/2। अब आप क्या करोगे? अब आप अच्छे और मासूम बच्चे बनकर अल्टीमेटली आपको ये चीज पता होगी, क्या कहना चाहिए आपको, कैलकुलेटर के बगैर अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकालने आते हैं, क्योंकि आप अच्छे बच्चे हो, आपने क्विक मैथ्स की प्लेलिस्ट फॉलो की है, तो आप निकाल लोगे। आप बोलोगे भाई सर ने हमें पढ़ाया था कि थीटा विल बी इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ हाफ, तो साइन इनवर्स ऑफ हाफ कितना होता है भाई? 30 डिग्री होता है। ये तो आ गया भाई साहब आंसर हमारे पास। ठीक है, चलो कोई मसला नहीं, कोई मसला, अभी समझो जरा। अच्छा, अब एक काम करो, साइन 30 डिग्री निकालो जरा। सर क्या मजाक कर रहे हैं, जब आपने बता दिया कि साइन इनवर्स हाफ 30 डिग्री है, तो साइन 30 डिग्री क्या होगा? हाफ। भाई समझे, साइन थीटा अगर हाफ है, साइन थीटा अगर हाफ है, तो थीटा 30 डिग्री आया साइन इनवर्स हाफ करके। तो जब साइन 30 करूंगा तो वापस क्या आ जाएगा? 1/2। समझे? देखो भाई, हाफ इक्वल साइन थीटा था, जब आप साइन को यहां ले गए तो थीटा क्या हो गया? साइन इनवर्स ऑफ हाफ, यानी कि क्या आंसर है? 30 डिग्री। अब अगर मैं साइन ऑफ 30 डिग्री निकालूंगा तो जाहिर है हाफ ही आएगा ना, हाफ ही आएगा। क्लियर है? अब जरा साइन 150 डिग्री निकालो, कैलकुलेटर उठाओ और साइन 150 डिग्री निकालो। साइन 150 डिग्री भी क्या आ रहा है? हाफ आ रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है भाई साहब कि अगर आपके पास समझिएगा बात को जरा, मान लो एक वेक्टर ए है आपके पास, ऐसे वेक्टर ए इधर लाई कर रहा है, वेक्टर ए ऐसे लाई कर रहा है, वेक्टर ए ऐसे लाई कर रहा है आपके पास एक्स एक्सिस के अलोंग। ये आपका वेक्टर बी है, ये वेक्टर बी है। ए और बी के दरमियान में एंगल कितना है? 30 डिग्री। और यहां पे आपके पास कोई एक वेक्टर सी है, और ए और सी के दरमियान में एंगल कितना है? 150 डिग्री। क्लियर है?
तो अगर आप ये वाला काम करते हो, क्रॉस प्रोडक्ट यूज करते हो, क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या है, ए क्रॉस बी का मॉड बराबर है किसके, ए बी साइन थीटा। तो अगर आप साइन थीटा की वैल्यू निकालते हो ना यहां से, ए क्रॉस बी का मॉड डिवाइडेड बाय ए बी, तो चाहे आप ए और सी के साथ ये काम करो, या चाहे आप ए और बी के साथ ये काम करो, या चाहे ए और सी के साथ ये काम करो, दोनों केसेस में यहां राइट साइड पे क्या आ रहा होगा, 1/2 आ रहा होगा, क्योंकि साइन 150 डिग्री भी क्या होता है 1/2, साइन 30 डिग्री भी क्या होता है 1/2। और जब आप कैलकुलेटर से साइन इनवर्स 1/2 करोगे तो वो हमेशा आपको पहले क्वाड्रेंट का एंगल देगा। अब अगर आप ए और बी के दरमियान में एंगल निकाल लो तो ठीक है, लेकिन अगर आप ए और सी के दरमियान में एंगल निकालो तो आप फंस गए। क्यों? क्योंकि कैलकुलेटर को तो ये बात बताई गई है कि आपने हमेशा पहले क्वाड्रेंट का एंगल देना है, तो वो वही दे रहा है। तो आपका तो मसला खराब हो गया ना, यहां क्या था 150 डिग्री था, आपको कैसे पता चलेगी ये बात, क्योंकि आपने क्रॉस प्रोडक्ट इस्तेमाल किया। क्रॉस प्रोडक्ट को लेके आपने सॉल्व किया भाई, ए और सी के लिए सॉल्व किया, तो क्या करा भाई, पहले आपने बड़े मजे से ए क्रॉस सी निकाला, उसका मॉड आ गया, फिर ए सी साइन थीटा किया आपने। सिंप्लीफाई करने के लिए आप बोलोगे साइन थीटा विल बी इक्वल टू ए क्रॉस सी का मॉड डिवाइडेड बाय ए इंटू सी। सिंप्लीफाई किया, आंसर क्या आ गया, हाफ आ गया। जब आप साइन इनवर्स हाफ करते हो तो ये पता चलता है, हालांकि इन एक्चुअल वहां पे कौन सा एंगल है, एक 150 डिग्री है। बस समझ आ रहा है, क्योंकि साइन 30 डिग्री और साइन 150 डिग्री दोनों की वैल्यू एक ही है। बिल्कुल ऐसे ही साइन 60 डिग्री और साइन 120 डिग्री ये भी एक बराबर है। करके देखो जरा, साइन 60 डिग्री क्या होता है, √3/2। इसी तरह साइन 120 डिग्री भी क्या होता है, √3/2। अब अगर एक जगह पे आपके पास एंगल 60 डिग्री है, एक जगह पे एंगल आपके पास 120 डिग्री है, तो आपके पास कोई तरीका ही नहीं है मालूम करने का। दिस इज द रीजन हम साइन थीटा इस्तेमाल नहीं करते। आप में से अगर कोई OA लेवल्स वाला बैठा है और उसने मैथ्स का कंपोनेंट पढ़ा है तो ये चीज़ उन्हें पढ़ाई जाती है, ठीक है। हम तो पढ़ाते थे, अब याद नहीं है, ठीक है, बच्चों को पढ़ाते नहीं पढ़ाते, खैर बहरहाल ये इस तरह से होता है। कॉस थीटा में ऐसा मसला नहीं होता, क्योंकि साइन जो है ना भाई वो दोनों जगह पॉजिटिव होता है। कॉस थीटा ऐसा नहीं है, कॉस थीटा पहले क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, दूसरे में क्या है नेगेटिव। मसला समझना, यही मान लो आपके पास क्वेश्चन है 30 डिग्री और 150 डिग्री, अगर आप डॉट प्रोडक्ट से सॉल्व करोगे ना तो कॉस थीटा का आंसर 30 डिग्री वाले केस के लिए आएगा √3/2 प्लस का, और 150 डिग्री वाले के लिए जो कॉस थीटा होगा ना इसका ऑटोमेटिकली आंसर क्या आ रहा होगा, माइनस का √3/2। कॉस 150 डिग्री का आंसर जो आ रहा होगा वो माइनस का √3/2 आ रहा होगा, और उसका क्या आ रहा होगा, प्लस का √3/2। तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप कभी ये वाली गलती कर सको। क्लियर है? इस तरीके से आप भंड नहीं मारते। दिस इज द रीजन कि हम दो वेक्टर के एंगल निकालने के लिए, दो वेक्टर से दरमियान में एंगल निकालने के लिए हमेशा क्या प्रेफर करते हैं, डॉट प्रोडक्ट प्रेफर करते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट क्यों नहीं करते, क्योंकि वो पहले और दूसरे क्वाड्रेंट में डिफरेंशिएट नहीं कर सकता और आप फंस जाओगे उसके अंदर। याद रखना, और डॉट प्रोडक्ट निकालना, डॉट प्रोडक्ट यूज करना। यहां पे हमारा वेक्टर्स अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचता है। अगला टॉपिक हम मोशन एंड फोर्स स्टार्ट करेंगे, जिसमें काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स को स्टडी करेंगे, मोशन इन 1 डायमेंशन और मोशन इन 2 डायमेंशन प्रोजेक्टाइल के पार्ट को। क्लियर है? इसी के डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने इसकी प्रैक्टिस शीट अपलोड की हुई है, उसको आप सॉल्व करो। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छे आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे होंगे। क्लियर है भाई? तो अगले लेक्चर तक के लिए खुश रहो और पढ़ते पढ़ाते रहो।